हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इट स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। एंड इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करना साइंस को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है हमारे बॉडी की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, जो डिफेंस मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे कंट्री को प्रोटेक्शन के लिए आर्मी, इंडियन आर्मी है, नेवी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है। मान लीजिए कोई फॉरेन पैथोजन एंट्री होगा, फॉरेन का मतलब हमेशा अमेरिका नहीं है, अब्रोड नहीं है, तो आपकी बॉडी की चीज नहीं होगा, तो जब भी एंट्री होता है बॉडी उसको क्या करेगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ चीजें बनाएगा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंड उस पैथोजन को वो किल करेगा। तो इस चीजों को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। एंड डिफेंस मैकेनिज्म को इम्यूनिटी कहते हैं। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ऑफ द इम्यूनोलॉजी। तो हिस्ट्री हम देखेंगे। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जान के हैरान होंगे कि जैसे मान लीजिए जो जब जब डिजीज हो रहा था, ठीक है ना, आप आज भी आपके पास ऐसे लोग मिलेंगे, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, तो लोग ऐसे बोलते हैं ना, पिछले जन्म में कोई बुरे कार्य मान लीजिए किए होंगे तो इसलिए इस जन्म में ऐसे भुगत रहा है, ठीक है ना, ऐसे सुना है। मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, जख्मा जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखे होंगे पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था, किसी को खाने के लिए नहीं दिया था, किसी को लात मारा था, इसलिए मतलब खांसी में ब्लड आ रही है, तो ऐसे आपने सुने होंगे, ठीक है ना। इस सारे चीजें की जो आंसर है ना, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में किसी को मिल गया। ये जो सारे चीजें के जो आंसर है ये मतलब कि मिलने के लिए मतलब कि सदियों लग गया, ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को जो है ना मेडिकल बायोलॉजी की फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कहाँ ट्यूबरक्लोसिस की जो है ना एक बैक्टीरिया है वो डिजीज कर रहा है, और आप कहाँ उसको उसके साथ उनकी जो कनेक्शन आप लगा रही हो पिछले जन्म की कर्म फल से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने ये चीज बताया। उन्होंने कुछ ऐसा चीज किया, मान लीजिए एक रैट है या उन्होंने एक पिग लिए थे, गुनी पिग एक्चुअली, ठीक है ना। तो एक डिजीज था, एक डिजीज में वो सफर था, पर्टिकुलर डिजीज में जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, मान लीजिए एक पिग है उनका डेथ हो गया, एक डिजीज में वो सफर था, ठीक है, मान लीजिए कोलेरा में सफर था। जब उनका डेथ हुआ उस उनकी बॉडी से उन्होंने कुछ सेल्स लिया और उसको पेट्री डिश के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट किया। ग्रोथ करने के बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको लेके एक नया मतलब कि जो डिजीज नहीं था, हेल्दी आप बोल सकते हो, हेल्दी गुनी पिग के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखा कि सेम सिम्टम शो हो रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लोगों को थोड़े बहुत पता था, तो इसलिए देखा कि इस पेट्री डिश के अंदर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहा है, तो इसलिए वहां से उन्होंने कंफर्म किया कि डिजीज जो है ऐसा नहीं कि पिछले जन्म की बुरे कर्म से हो रहा है, नहीं, डिजीज जो है कोई पैथोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि जो इम्यूनोलॉजी का जो एस्पेक्ट है ये कहाँ से कैसे डिराइव। क्लास स्टार्ट होने से पहले की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आप चाहते हो कि सेमेस्टर की सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए पूरा का पूरा कोर पेपर या डिसिप्लिन सब्जेक्ट, मतलब कि ये भी आपके लिए ऑफर प्राइस चल रहा है, पर कोर पेपर 400 आपको मिल रहा है, ठीक है। आप आज ही एनरोल कीजिए एंड पूरा इम्यूनोलॉजी की ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स, क्लासेस एंड शॉर्ट नोट सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्लासेस के साथ साथ एंड आप उसके साथ साथ यदि सीपेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो एडस्टार्ट में वो अवेलेबल है। आप अपने सीनियर लोगों से भी बात कर सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रिटन डॉक्यूमेंट है इम्यूनोलॉजी की, कि किस तरीके से इम्यूनोलॉजी मतलब कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम्स काम कर रहा है, उसको पहले, ठीक है ना, 430 बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा जो है ना, जो क्रिस्ट से पहले, जो हम बोलते हैं ना BC-SC आपने पढ़ेंगे, आफ्टर क्रिस्ट बिफोर क्रिस्ट, आपने पहले BC-SC करके हम पढ़ रहे थे, तो अभी हम BCE बोलते हैं। तो एक यूरोपियन कंट्री है एथेन, जहां पे एक मतलब कि एक पर्सन थे जिसके नाम है थ्यूसिडिड्स, जो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने बताया दिखा कि ऐसा नर्स, ठीक है ना, जो स्टाफ नर्स होते हैं वो सिर्फ प्लेग से जो ठीक है ना, प्लेग डिजीज जिस पेशेंट को हो रहा था, मान लीजिए कुछ बहुत सारे पेशेंट है जो कि प्लेग में इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, उन्होंने देखा सिर्फ वही नर्स उनको ट्रीटमेंट दे पा रही है जो नर्स पहले से प्लेग में सफरर थे
और उसके बाद उन्होंने रिकवर किए हैं, वही नर्स सिर्फ उनको ट्रीटमेंट दे पा रही है। मतलब जब वो नर्स ट्रीटमेंट देते हैं उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई नर्स, स्टाफ नर्स है जिन्होंने इस आदमी को ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद खुद को हो जाता था। ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व करके लिखा था कि वही नर्स सिर्फ ट्रीटमेंट दे पा रही है जो नर्स को पहले से प्लेग हो चुका था। तो उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड में लिखा था। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर। फिर हम बात करेंगे सेकेंड जो है इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर क्या था। जो चाइनीज एंड टर्कीज लोग थे, उनके जो पिलग्रिम्स थे, आपने फायांग, हुइनसांग ऐसे कुछ सुने होंगे नाम, हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तो वो क्या कर रहे थे, मतलब कि कंट्री टू ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है ना। हुइनसांग, फायांग ऐसे नाम आपने सुना है। तो 15th सेंचुरी में उनकी जो पिलग्रिम्स जो लोग थे, उन्होंने कुछ वायरुलेशन टेक्निक की इस्तेमाल किए। वायरुलेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, आपने इंटेंशनली कोई पैथोजन को एंट्री करवाओगे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इंटेंशनली जानबूझ के आप एंट्री करवाओगे। ऐसा तो नॉर्मली आप किसी को डिजीज हो गया, आप उनके कांटेक्ट में आ गए, आपको पता नहीं, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो इंटेंशन नहीं है। इंटेंशनली आप जानबूझ के आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन को एंट्री करवाओगे, उसको हम बोलते हैं वायरुलेशंस। उन्होंने क्या किया, जो ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स की जो ठीक है ना वायरसेस था, उनको उनका क्रस्ट बनाया, ठीक है ना। वायरसेस की क्रस्ट बनाया, उनकी ग्रो किया, क्रस्ट बनाया। वो क्रस्ट को उन्होंने ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग करने के बाद इनहेल कर रहे थे, ठीक है ना। उनको इनहेल कर रहे थे, या तो उनके स्किन के अंदर कहीं पे कट लगाया, वहीं पे उसको डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं वायरुलेशन टेक्निक। तो उस टेक्निक को एक लेडी थे, ठीक है ना, लेडी मैरी ओल्थी मैंटिक, तो उन्होंने अपनी खुद की बच्ची के ऊपर इस तरीके की टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल किए थे और उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्ड आया था। मान लीजिए एक स्मॉल पॉक्स की वायरसेस है, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स वायरसेस है। उन्होंने क्या किया, इस स्मॉल पॉक्स वायरसेस को ग्रो किया, उनकी प्लैक्यू बनाया, मतलब कि बंच ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। फिर उसको उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद प्लैक्यू बन गया, बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है ना। उनका डेथ होने, उनका क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाने के बाद उनकी बच्चों की हैंड स्किन के अंदर, ठीक है ना, एक कट लगाई, कट लगाने के बाद उसको एंट्री करवाया इस वायरसेस के क्रॉस को। तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो है उस डिजीज में सफर नहीं हो रहे, उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। ये था सेकेंड इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। फिर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है एडवर्ड जेनर के बारे में, जिनको कहा जाता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एडवर्ड जेनर ने बताए थे। एंड 1798 में एडवर्ड जेनर जो है ऐसे ऑब्जर्व किया, जो मिल्क मैन होते हैं, मतलब कि मिल्क मेड होते हैं, घर में देते हैं ना मिल्क, हम बोलते हैं ना मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, ठीक है ना, है ना। कौन दूध देता है हम बोलते हैं तो गाय, ठीक है ना। कौन दूध ला के देते हैं आपके घर में, वो होते हैं मिल्क मैन। तो वो जो लोग हैं उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स सारे लोगों को हो रहा है, सिवा किसको नहीं हो रहा है ना, वो जो मिल्क मेड होते हैं या मिल्क मैन होते हैं उनको नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने देखा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा कि इनकी काव के अंदर स्मॉल पॉक्स जैसे ही एक पैथोजन रहता है और काव को होता है काव पॉक्स। तो यानी कि स्मॉल पॉक्स की वायरस एंड काव पॉक्स की वायरस एंड दोनों की जो है ना, जो पैथोजेनिसिटी इक्वल होता है, स्ट्रक्चर इक्वल होता है, वो काव में होता है। इसलिए क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ना उनकी होस्ट स्पेसिफिक होता है। आपने देखिए बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड में होता है, यानी कि चिकन वगैरह में होते हैं, हेन में होता है। ह्यूमन को हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। वो वायरसेस जो होते हैं ना अपनी होस्ट स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए काव के अंदर जो डिजीज करवाता है उसको हम काव पॉक्स कहेंगे, जो ह्यूमन में होता है उसको हम स्मॉल पॉक्स कहेंगे, लेकिन उनकी जो है ना स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलर होता है। तो उन्होंने देखा जो काव को काव पॉक्स हो रहा था, वही जो मिल्क मेड है या मिल्क मैन है, उनको उनकी बॉडी के अंदर वो थोड़े बहुत आ गया। लेकिन हम ह्यूमन है, हमारे बॉडी के अंदर तो वो असर नहीं डालेगा, लेकिन उस मिल्क मैन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया, ठीक है ना। उन किसकी अगेंस्ट में? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। लेकिन वो काम करेगा किसके अगेंस्ट में? मतलब कि काव पॉक्स के अगेंस्ट में वो बन गया, लेकिन ये काम करेगा किसी के अगेंस्ट में ना, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए उस काव मैन को, मतलब कि जो मिल्क मैन थे, उनको
स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो ये जो टेक्निक है उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे, 100 साल ये टेक्निक चला। फिर उन्होंने एक 8 साल के बच्चे के अंदर इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना, उनका इनोकुलेटेड डोज लेके दिया। फिर उसके बाद जब वो रियल स्मॉल पॉक्स वायरसेस से उसको इंट्रोड्यूस करवाई तो बच्चे को मतलब डिजीज नहीं हुआ था। तो लेकिन ये जो टेक्निक है, मतलब कि उन्होंने जिस टेक्निक में इस चीजों को किए थे वो सारे डिजीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए उसके बाद आई आपके लुईस पाश्चर। लेकिन जो पहला कदम था एडवर्ड जेनर की था, जो कि वैक्सीनेशन के लिए था, ठीक है ना, वैक्सीनेशन के लिए था। तो लुईस पाश्चर ने उसके बाद आई, उन्होंने मेजर एडवांसमेंट इम्यूनोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किया, उनके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, ठीक है ना। कौन? लुईस पाश्चर, जो ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। 1822 से 1895 उनका जो जीवन काल था। वर्क डन कोलेरा बैक्टीरिया। देखिए उन्होंने एक कोलेरिया बैक्टीरिया जो कि फाउल समझ ना, ये जो है ना है ये जो है उसको एक कोलेरा डिजीज हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि काम कर रहे थे। उनके काम कुछ ऐसा था, क्या किए उन्होंने, ये जो है डिजीज फाउल है, उसको कोलेरा ऑलरेडी हो चुका है, उनकी बॉडी उनकी सेल से उन्होंने वही कोलेरा को ग्रो करवाई, ठीक है ना। अच्छा, ग्रो करवाने के बाद फिर एक हेल्दी फाउल के अंदर इंट्रोड्यूस की, ठीक है ना, हेल्दी फ्लावर जिसको पहले से कोलेरा नहीं हुआ था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। करने के बाद वो डिजीज हो गया उसको, क्योंकि अपने कोलेरा पैथोजन जो है उसके बॉडी के अंदर एंट्री करवाई तो उसको डिजीज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, वही पेट्री डिश के अंदर जहां पे ग्रो कर रही थी, क्या हुआ, उन्होंने समर वेकेशन में चले गए, ठीक है ना, क्योंकि रिसर्चर थे, समर वेकेशन हो गया जैसे आप लोगों की छुट्टी होता है, तो वो चले गए। 3 महीने के बाद आने के बाद उन्होंने देखा, ठीक है ना, तो इस पेट्री डिश से वो लेके एक हेल्दी फाउल को फिर इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने देखा कि हाँ उसको तो डिजीज हो रहा है लेकिन वो रिकवर हो गया, ठीक है। उन्होंने वहां से बताया कि जब हम ज्यादा टाइम तक, ठीक है ना, एक एजिंग प्रोसेस होता है, वही पर्टिकुलर पैथोजन को ज्यादा टाइम तक आप रख लोगे तो उनकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, जो वायरुलेंस है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। वो वायरसेस जो पैथोजन जो है एटेन्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। एटेन्यूटेड वायरसेस से या पैथोजेंस जो होते हैं उतना इफेक्टिवली डिजीज नहीं कर पाएंगे। देखिए आप, तो उन्होंने चले गए, ठीक है ना, समर वेकेशन से रिटर्न करके आया, फिर इंजेक्ट किया, देखा कि चिकन को तो ईल हो गया लेकिन दे रिकवर्ड हो गई। पहली बार जब वो फ्रेशली कल्चर किए थे, एक हेल्दी फाउल के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, वो रिकवर नहीं हुआ था, उनका डेथ हो गया था, लेकिन इस बार रिकवर हो गया। सो फ्रेश कल्चर देन इंट्रोड्यूस इनटू द फ्रेश कल्चर ऑलरेडी इन्फेक्टेड चिकन। या तो उन्होंने जो पहले से, फिर उन्होंने क्या किया, देखिए, तो 2 चीज मैं आपको सीन करके बता देती हूँ। पहले उन्होंने क्या किया, एक कोलेरा की पैथोजन यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, ग्रो करने के बाद एक हेल्दी फाउल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, हेल्दी फाउल के इंट्रोड्यूस किया, उनका डेथ हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग 3 मंथ के लिए उसको छोड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर आया, फिर यहां से लेके और एक हेल्दी फाउल के अंदर, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया, तो ये ईल तो हुआ लेकिन रिकवर हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, इस रिकवरी, अभी उन्होंने रिकवर हो गया, फिर उन्होंने फ्रेश कल्चर बनाया, किसकी, कोलेरा पैथोजन की फ्रेश कल्चर बनाया, फ्रेश है, 3 महीने के नहीं है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया इसके, तो ये भी रिकवर हो गया। समझ में आ रहा है ना। उन्होंने बताया कि एक बार जब उनको मतलब कि थोड़ा सा डोज में आपने दिए थे, वो उनको तो सिक हुआ, जैसे कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपसे कुछ लोग ऐसे होंगे, फीवर वगैरह, बुखार वगैरह आ रहा होगा, ठीक है ना, आ रहा था, तो इसलिए उनको तो ये मतलब फिर हम रिकवर कर गए, तो उनका मतलब कि इस रिकवरी वाले को उन्होंने आपने जब दिया तो ये भी फिर बच गया। लेकिन इस चीजों को यदि आपने एक हेल्दी फाउल के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे ना, उनका डेथ हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज बताया, उनका कंक्लूजन ये था कि एजिंग वीकेंड द वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन। ज्यादा टाइम के लिए जब कोई पैथोजन रहेगा वो एजिंग हो जाएगा, उनकी वायरुलेंस डिजीज कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग एटेन्यूटेड स्ट्रेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। जब एटेन्यूटेड का मतलब है कि उतना डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्शन बिल्ड कर पाओगे बॉडी के अंदर, समझ रहे हो ना। मतलब कि जब एक डिजीज कॉजिंग जैसे कि 3 महीना उन्होंने रखा, उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद उनके अंदर तो सिकनेस हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर डिजीज को फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीजें जनरेट हो गए। ही नेम्ड द वैक्सीन
द ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर, क्योंकि वैक्सीन का मतलब होता है कि भाका, जो ग्रीक वर्ड भाका, भाका का मतलब है कि काव, और ये काव वाला कंसेप्ट जो है एडवर्ड जेनर ने बताए थे, उनके ऑनर में उन्होंने वैक्सीन नाम रखा था। तो रियली जो है लुईस पैस्चर ने एक्चुअली उस चीजों को किए। फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे बैसिलस एंथ्रास, जो कि ठीक है ना, उन्होंने सीप के ऊपर इंट्रोड्यूस किए थे। बैसिलस एंथ्रास जो है उसके ऊपर पैथोजन, उन्होंने क्या किया, कुछ बैसिलस एंथ्रास पैथोजन लिया, उसको हीट किल किया। जब हीट किल करोगे तो उनकी जो वायरुलेंस एक्टिविटी है, मतलब डिजीज कॉजिंग एक्टिविटी जो है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। जब डिजीज कॉजिंग एक्टिविटी जो है उनका रिड्यूस हो जाएगा, उन्होंने देखा कि जो सीप है डिजीज तो हुआ लेकिन रिकवर हो गया। तो उसके बाद उन्होंने नॉर्मल, आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस नॉर्मल बैक्टीरिया टू द नॉर्मल सीप एंड, तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने क्या किए थे, एक हीट किल्ड पैथोजन को सिप के अंदर डाला था तो रिकवर हो गया। जब विदाउट हीट किल कोई सिप के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। लेकिन विदाउट हीट किल वही रिकवर सिप के अंदर डालोगे तो भी जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो ये वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड सिप जो है वो जो था वो डायड हो गया, लेकिन जो वैक्सीनेटेड था वो डेथ उनका नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो फिर उनका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक वैक्सीन, एक रैबिस वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे थे। एक बॉय था, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। रैबिस जो कि है ना, डॉग वगैरह काटने के बाद जो होता है ना, जलांतक हम जिसको बोलते हैं, वो एक बॉय के ऊपर इंट्रोड्यूस किए थे। उनका 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे था। पैस्चर जो है डज नॉट नो द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर उनको पता नहीं था। जो मेमोरी सेल के कंसेप्ट है, ये सारी चीजें के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था सिबा, जो है ना कितास्थो जो थे, उन्होंने उनके बारे में बताए, ठीक है। फर्स्ट इंसाइट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीन। तो लुईस पैस्चर ने इतने बड़ी चीजें की तो खोज की, लेकिन उनकी मैकेनिज्म्स के बारे में कितास्थो ने बताए थे। उनकी एक्सपेरिमेंट कैसे था देखिए, उन्होंने क्या किया, कुछ ब्लड की सेरम लाई। ब्लड सेरम क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा ब्लड पता है तो, ठीक है, ब्लड। अच्छा, ब्लड में क्या होता है, नॉर्मली 2 पार्ट होता है। एक तो प्लाज्मा पार्ट जो कि वाटरी पार्ट होता है उनकी, और एक होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट रहेंगे। ये जो प्लाज्मा पार्ट आप देख रहे हो ना, मतलब कि प्लाज्मा में 92% जो है वाटर होता है, 92 99% वाटर होता है, बहुत मतलब वाटरी पार्ट होता है। उसके अलावा उनमें बहुत सारे प्रोटीन होता है, ठीक है। इस प्रोटीन में कुछ होता है क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि एक बार मान लीजिए आपके कहीं पे चोट लग गया, ब्लीडिंग हुआ, ऐसा नहीं कि दिन भर ब्लीडिंग होता रहता है, कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, उस चीजों को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होता है, ठीक है। यदि अपने प्लाज्मा से उस प्रोटीन को, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को रिमूव करोगे तो हम उसको बोलते हैं सेरम। तो सेरम याद रखिए, पूछा जाता है, ठीक है। सेरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड की प्लाज्मा से यदि अपने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दोगे, मतलब कि फाइब्रिनोजन जो होता है एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर होता है, यदि अपने फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे दैट विल बी द सेरम। तो सेरम में क्या रहेगा, जो भी मतलब कि सिर्फ तो प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा में ही तो एंटीबॉडी रहता है ना। ब्लड में, ब्लड आपने नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही हूँ। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिजम्स की जो ऑलरेडी अफेक्टेड थे, ठीक है ना, तो उन्होंने डिप्थेरिया से अफेक्टेड एक ऑर्गेनिजम्स लिया, उनकी सेरम को निकाला। मान लीजिए ये डिप्थेरिया से अफेक्टेड है तो उनकी ब्लड की सेरम उन्होंने निकाला। तो इसका मतलब है कि उनकी ब्लड की सेरम में एंटीबॉडी मिलेगा, किनके अगेंस्ट में, डिप्थेरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उन्होंने वही पर्टिकुलर सेरम को ट्रांसफर किया हु डज नॉट अफेक्ट द डिप्थेरिया। ऐसा है कि हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर अफेक्ट किया। आपने ये कोविड के टाइम पे ये भी सुना है ना, प्लाज्मा ट्रांसफर आपने सुने होंगे। जिस बंदा को ऑलरेडी कोविड हुआ था उनकी ब्लड की प्लाज्मा को लेके जिसको कोविड हुआ है उसको डाल रहे थे, ऐसा सुना है। ये प्लाज्मा टेक्निक जो था, क्योंकि उनके जिसको ऑलरेडी कोविड हुआ है उनकी ब्लड की प्लाज्मा में तो कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी रहा होगा। हमने डायरेक्टली पैसिव एंटीबॉडी जो है
डिजीज्ड पर्सन्स को डाल दिया, ठीक है ना। तो सेरम उन्होंने देखा कि उनका रेस्पॉन्ड क्या था। आइदर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जो टॉक्सिन था, है ना, जो डिप्थेरिया की जो टॉक्सिन था उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज मतलब काम करने नहीं देगा, या तो उन्होंने देखा कि उनको प्रेसिपिटेट किया, ठीक है ना, या तो उनका क्लम्पिंग किया, ऐसे जैसे दूध फट जाने के बाद हो जाता है ना, क्लम्पिंग हो जाता है। तो उन्होंने ये चीज के बारे में बताई, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी जो है कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है। उस चीजों को हम और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे किसके बारे में, कार्ल लैंडस्टेनर के बारे में, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने बताया एक अच्छा चीज, क्या ना, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई आउटसाइड चीजें जो है, ठीक है ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आउटसाइड चीजें है वही सिर्फ पैथोजन की एक्शंस दिखाएगा, यानी कि डिजीज जैसे काम करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ऐसा नहीं, बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। उन्होंने आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले चीजों को बताए थे, जो कि एंटीजन था। आपके आरबीसी दूसरे लोगों के आरबीसी से अलग है, क्योंकि आपके आरबीसी की सरफेस में मान लीजिए ए एंटीजन है, किसी का बी एंटीजन है, किसी का आरबीसी के सरफेस में दोनों ए एंड बी एंटीजन है। तो इसलिए हर एक लोगों की जो आरबीसी जो था वो अलग अलग था, इसके अकॉर्डिंग हमने ब्लड टाइप बनाया। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने वही चीज बताई कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट पैथोजन ओनली कॉजेस डिजीज, दिस मे बी ओनली द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर पाएंगे, जैसे हमारे आरबीसी सरफेस में जब ए एंटीजन रहता है तो बी एंटीबॉडी बनता है, ठीक है ना। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आएगा तभी एंटीबॉडी बनेगा, बॉडी की सेल्फ जो चीजें होता है वो भी एंटीबॉडी बना सकते हैं। उन्होंने इस चीज के बारे में बात की थी। सबसे अंत में आएंगे हम रॉबर्ट कोच के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट कोच के बारे में आएंगे, जिन्होंने बताए थे, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने क्या, किसके ऊपर काम कर रहे थे, जैसे मैंने बात किया, रॉबर्ट कोच की जो था, रॉबर्ट कोच की बहुत बड़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट वरदान था, ठीक है ना। क्या था, क्योंकि लोग पहले सोच रहे थे कि पिछले जन्म की बुरे कर्म से डिजीज हो रहा है, तो उन्होंने 2 माउस लिए, ठीक है ना, चूहे जो है 2 लिए, एक हेल्दी था जिसको डिजीज नहीं हुआ है और एक डिजीज्ड था, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्दी ऑर्गेनिजम्स को के सेल्स लेके जब कल्चर प्लेट में ग्रो किया, कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। लेकिन इस डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स की जब कोई कुछ सेल्स लेके कल्चर प्लेट में ग्रो किया, देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ चीजें ग्रो नहीं हो रहा है, उनको माइक्रोस्कोप में कुछ में दिखने को नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा कि इस कल्चर प्लेट से कुछ पैथोजेंस को लेके एक नॉर्मल, ठीक है ना, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म से जब इंट्रोड्यूस किया तो उसको फिर वही सिम्टम्स दिखने लगा, डिजीज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो काजेटिव उन्होंने बताया कि जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है सिर्फ डिजीज ऑर्गेनिजम्स में वही होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि फिर इस पर्टिकुलर डिजीज होने के बाद फिर उनको कल्चर प्लेट में ग्रो किया, देखा कि ये पहले जैसे था अभी ये भी इसी तरीके से ग्रो हो रहा है। इसका मतलब है कि सेम काजेटिव ऑर्गेनिज्म 2 इन्फेक्टेड लोगों के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बताया नहीं, कोई पिछले कर्म की मतलब पिछले जन्म की कोई बुरे कर्म से डिजीज नहीं हो रहा है, हालांकि डिजीज जो है कोई पैथोजन से हो रहा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टीबी कॉज करता है। लोग सोचते हैं कि पिछले, जैसे लेप्रोसी, ठीक है ना, लेप्रोसी जो है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, कुष्ठ जिसको हम बोलते हैं। लोग बोल रहे हैं, जैसे आपने सुने होंगे भगवान की पुत्र जो थे श्याम थे, कुछ ऐसे करके, तो लोग तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो है डिजीज ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मतलब कि बुरे कर्म अच्छे कर्म वो तो होता है, लेकिन पिछले जन्म अगले जन्म ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे इसके चक्कर में आप मत पड़े रहना, ठीक है। जो करना है अभी के लिए करना है, इस जन्म में अच्छे से रहने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा यहाँ पे इकट्ठा कर और चले जाओ फिर, अच्छा, ठीक है ना, कोई अच्छे चीजों करने के लिए इस जन्म में अच्छा चीज करना है, वो चीजें, ठीक है। और डिजीज जो है होता है किसके लिए ना, पैथोजन के लिए होता है। एंड कुछ ऐसा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बहुत तरीके के होता है। ऐसा नहीं कि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरा चीज की है इस जन्म में उसको भुगत रहे हो, ऐसा नहीं है। आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है।